Good morning, dear students. Today we are discussing a new topic, cyclotron. This cyclotron is a device. This topic is very important in for the board examinations. So please watch this video, learn the working of the cyclotron. Right? A cyclotron is a device used to accelerate charged particles, usually protons, neutrons, or alpha particles. Now see, these all particles are positively charged particles, proton, neutrons and alpha particles, to large kinetic energy. ये जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है. एक्सेलरेट करने का मतलब होता है इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. दीज पार्टिकल्स आर देन यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. अब जब ये चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. एक्चुअल में क्या है, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो कोई दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर न्यूक्लियस के पास जाता है तो न्यूक्लियस उसे एक बड़े फोर्स से रिपेल करता है. लेकिन हम ये चाहते हैं कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कोलाइड करे. तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि न्यूक्लियस के पास हाई काइनेटिक एनर्जी के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को भेजा जाए ताकि उसको कोलाइड कर सके. यू गॉट माई पॉइंट. टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैन नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर. तो हम क्या करेंगे, अगर बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी के साथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को न्यूक्लियस के पास भेजेंगे तो उसके साथ उसका कोलिजन हो सकता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन. ठीक है. तो बेसिकली साइक्लोट्रॉन का काम है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि वो न्यूक्लियर रिएक्शंस को परफॉर्म कर सके. अब ये डायग्राम है साइक्लोट्रॉन का. दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल. ये मैग्नेटिक पोल्स हैं. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में. नाउ दीज पोल्स आर फ्लैट पोल्स. ये फ्लैट पोल्स हैं, एकदम प्लेन है सरफेस है. तो मैग्नेटिक लाइंस कैसी आ रही होंगी, एक दूसरे के पैरेलल. तो दीज मैग्नेटिक लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स between these two poles the magnetic field intensity is uniform. ठीक है ना. अब इन दो पोल के बीच में एक डी रखी होती है. ठीक है ना. दो डीज होती है सेमी सर्कुलर डी. एक ये डी हो गई सेमी सर्कुलर और एक दूसरी डी हो गई. डी का मतलब होता है एक हॉलो चेम्बर, हॉलो मेटलिक चेम्बर. अंदर से खोखले हैं और इधर ये इसकी मेटल की सरफेस है, ऊपर भी बॉटम पे भी और साइड में. ठीक है. अब इन दो डी को कनेक्ट कर दिया जाता है एक हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स के साथ. ठीक है ना. ये एसी सोर्स होता है और हाई फ्रीक्वेंसी का होता है. इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि इसकी जो वोल्टेज है वो टाइम के साथ साथ चेंज भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है. कभी करंट जो है वो, कभी वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन D1 टू D2 होगी, कभी D2 टू D1. ठीक है ना. तो अगर हम AC का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है. देखिए यहाँ पे वोल्टेज के इधर इस एक्सिस में टाइम है, एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में वोल्टेज. तो टाइम के साथ साथ वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती चली जा रही और डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही. ठीक है ना. तो दिस इज द AC सोर्स. तो ये कभी जो है पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन जो है वो D1 टू D2 होगी, कभी D2 टू D1 होगी. अब इसके बीच में एक गैप है दोनों डी के बीच में. इस गैप में रख दिया जाता है चार्ज पार्टिकल.
जैसे ही आप चार्ज पार्टिकल को गैप में रखोगे तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। मान लिया एक पॉइंट पे इधर हाइयर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किधर को अट्रैक्ट होगा? डेफिनेटली D2 की तरफ। लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है D1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने का मतलब क्या हो गया? उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इस D1 के अंदर एंटर करता है तो इस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। तो ये क्या करने लगेगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बाद ये फिर से गैप में पहुंच जाता है, लेकिन तब तक पोलरिटी चेंज हो जाती है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल अगेन एक्सेलरेट्स। अगर ये एक्सेलरेट होगा तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने के कारण उसका रेडियस बढ़ जाएगा और ये बड़े रेडियस के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। उसके बाद ये एक न एक बार इस विंडो तक पहुंचेगा। जैसे ही विंडो पे पहुंचेगा मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा, यानी उसका जो एरिया था वो ख़त्म हो गया। तो चार्ज पार्टिकल बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ बाहर निकल आता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया इसका? चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लगता है चार्ज पे वो होता है F=Q/E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये वोल्टेज सोर्स बिटवीन दीज टू डीज। तो चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगेगा, फोर्स लगने का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा F=ma। एक्सेलरेशन आने का मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब हो गया उसके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इस गैप से D1 की तरफ पहुंच गया। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है और वो है लॉरेंज फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू, यानी ये जो फोर्स है वो इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। ये करने लगेगा सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम इसे एनिमेशन से देखेंगे। ये 2D है, ठीक है ना, हॉलो मेटेलिक चैम्बर्स हैं, इधर से खुले हुए हैं। ठीक है, अंदर भी हॉलो है, यहाँ एक विंडो बनी हुई है। ठीक, अब ये मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? अपवर्ड। ठीक है, अब हमने क्या करा? इन 2D को कनेक्ट कर दिया हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के साथ। हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर इनकी पोलरिटी बदलता चला जाएगा। अब आप इसको, ये तो था साइड व्यू, चार्ज पार्टिकल को आपने यहाँ गैप में रखा हुआ इन दोनों को। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे टॉप व्यू पे। अब हम केवल D दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये D1 है, ये D2 है, हॉलो है, यहाँ एक विंडो बनी हुई है। ठीक है, ये बीच में गैप हो गया। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के साथ। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया, जैसे ही ये आया वैसे ही इस प्लेट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा। अट्रैक्ट करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब कल हमने कहा था R होता है mv/qb। R=mv/qb। v क्या है? वेलोसिटी। m क्या है? मास। q क्या है? चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया? रेडियस बढ़ गई। फिर एक गैप में आया दोबारा, अगेन इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगने से क्या होता है? एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन आने से क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी बढ़ी तो रेडियस बढ़ा, तो अगले वाले केस में और बड़ी रेडियस होगी इसकी। ठीक है, अगेन गैप में आया, फिर ये मूव कर गया दूसरी D की तरफ, D1 की तरफ, फिर वेलोसिटी इंक्रीज हुई, रेडियस बढ़ गया। ऐसा करते करते जो है इसका स्पाइरल पाथ होते होते ये विंडो तक पहुंच जाता है। जैसे ये विंडो तक पहुंचेगा, इट विल गेट रिड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कम आउट फ्रॉम द विंडो, और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगता है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तब तक बहुत बड़ी हो चुकी होती है और ये न्यूक्लियस को हिट कर देता है। गॉट इट? नाउ सी इट्स पाथ।
स्पाइरल पाथ विंडो से बाहर आ गया। ठीक, तो ये सारी वर्किंग थी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसकी थ्योरी देखिए, जैसा हमने कहा था कि वो जो प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पार्टिकल को प्रोवाइड करवा रहा है लॉरेंज फोर्स। एंड व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? QVB साइन थीटा। थीटा इज 90 डिग्री, राइट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। और ये क्या प्रोवाइड करवा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू लॉरेंज फोर्स। तो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर v वेलोसिटी। तो v इक्वल टू आ गया BQR डिवाइडेड बाई m, राइट। अब अगर हम केवल एक d की बात करें, ओनली वन d, सेमी सर्कुलर d है ये, अगर हम इसकी d की बात करें तो इसके अंदर, एक d के अंदर उसने कितना टाइम स्पेंड किया है? t is the time taken by the charge particle to describe the semicircular path, that is equal to pi r by v। 2 pi r पूरा सर्किल का होता है, सरकमफेरेंस, तो हाफ ऑफ द सर्किल कितना हुआ? पाई आर डिवाइडेड बाई v, क्योंकि हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, टाइम स्पेंट इन ए सिंगल डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये बन गया इस तरीके से। हमने क्या करा, इस वाली इक्वेशन से जो प्रीवियस इक्वेशन थी उससे आर बाई वी की वैल्यू रख दी यहाँ पे। तो आर बाई वी की वैल्यू क्या होगी? m डिवाइडेड बाई b इंटू क्यू। तो ये आ गया इसका टाइम स्पेंट इन साइड अ सिंगल डी। ठीक है, अब हम पूरी साइक्लोट्रॉन की बात करें तो दोनों डीज इन्वॉल्व होंगे उसमें, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी। एक डी में स्मॉल टी लगा तो पूरा सर्किल कवर करने में कितना लगेगा? 2t। अब हम यहाँ t की वैल्यू रखेंगे, तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन की अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड का मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा BQ डिवाइडेड बाई 2 पाई m। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी। पहली बात तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इस विंडो पे। क्यों? क्योंकि बार बार ये काइनेटिक एनर्जी गेन करता चला जा रहा है गैप में, तो इसके बाद इसके काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ख़त्म हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू रखते हैं प्रीवियस इक्वेशन से और फिर इसे सॉल्व कर देते हैं, तो यह आ जाता है हाफ b² q² r² डिवाइडेड बाई m। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? दिस इज द रेडियस। जब इसकी रेडियस, सर्कुलर पाथ की रेडियस d की रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी विंडो के पास जब आ जाता हो, तो तब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। और मान लो d का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, तो इसका मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू रख देंगे, तो ये बन जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये था साइक्लोट्रॉन। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।